हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आज आपको आरएएस प्री का कल आयोजित किया गया पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं। इसमें आपको मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज हम उनको सरल करने जा रहे हैं। कल 12 से 3 का जो सेशन था आपका दोपहर को, उसमें आपसे आरएएस प्री में क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस का लेवल अपन देखें तो अच्छा था, आरएएस के अकॉर्डिंग सही था लेवल। वन बाय वन करके अपन मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, समझते हैं उनको किस प्रकार से सरल करना चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए उनको देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो इस पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 83 आपको दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा दिया गया है, जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वर्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव त्रिभुजों की समकोण त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। वर्त पर बिंदु कितने हैं? 8 लिए जाते हैं। देखिए जिस प्रकार मान लेते हैं अपन एक ये वर्त बनाते हैं, इस वर्त पर 8 बिंदु लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मैं ये 8 बिंदु ले रहा हूं। अब यहाँ पर 8 बिंदु समान दूरी पर ले लिए। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं। समकोण त्रिभुज अर्धवर्त में बनाया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। किसी भी वर्त में जैसे आप बनाते हो, उसके केंद्र है, केंद्र से जाके आप खींचोगे तो ये उसका व्यास होगा और व्यास में आधा वर्त ये हो गया, आधा ये हो गया, अर्धवर्त हो गया। अर्धवर्त में इस व्यास को काम में लेकर कोई भी त्रिभुज बनाया जाएगा, वो सभी के सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज होते हैं। तो यहां भी अपन क्या करते हैं, इन सबको मिला देते हैं। जैसे सबसे पहले इन दोनों शीर्षों को मिला दिया, यहां पर इन शीर्षों को मिला दिया, इन शीर्षों को भी और इन शीर्षों को भी। 8 के 8 जो शीर्ष हैं उन सभी को आपने मिला दिया। अब यहाँ पर त्रिभुज किस प्रकार बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे उनको देखते हैं अपन। देखिए अलग अलग कलर से थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा। पहला बिंदु मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ पर ये, यहाँ से इधर इस साइड में आधे भाग में अपन देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, इधर बनाया, त्रिभुज बन गया। फिर इस प्रकार यहाँ से लेंगे अपन तो ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा और फिर अपन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी एक त्रिभुज बन गया। इस हाफ में इस साइड में आपने देखा कि 3-3 शीर्षों को काम में लेके 3 त्रिभुज बन गए। तीनों के तीनों समकोण त्रिभुज होंगे क्योंकि अर्धवर्त में बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, जहां पर एक भुजा जो है वो वर्त का व्यास भी है। एक भुजा जो है वर्त का व्यास है तो अपन व्यास को भी काम में ले रहे हैं बीचों बीच। इसी प्रकार 3 त्रिभुज यहां बनेंगे इस साइड। अगर आप देखोगे ये, इनको इस प्रकार मिला दिया जाए, 1 2 और इसको इधर मिला दिया जाए तो 3 त्रिभुज इधर बने, 3 इधर बने, मतलब कुल कितने बन गए? 6 त्रिभुज बन गए यहाँ पर। अब जैसे ही इस दूसरे व्यास को आप काम में लेंगे, यहां से यहां तक दूसरे व्यास को आप काम में लेंगे तो देखिए कैसे होगा। दूसरे व्यास को काम में लेंगे तो यहाँ नीचे की साइड देखेंगे तो इनको मिलाया आपने, यहां से यहां तक मिलाया, फिर इधर मिला दिया। इसी प्रकार यहां से यहां तक मिलाया, फिर इधर मिला दिया, फिर यहां से यहां आपने मिलाया, फिर इधर मिला दिया, तो 3 त्रिभुज यहाँ हो गए। ऊपर की साइड देखोगे, आधे हाफ में आप देखोगे तो इधर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो 3 ही नीचे की ओर बने, 3 ही ऊपर की ओर, मतलब 6 त्रिभुज यहां बन गए। इसी प्रकार 2 व्यास और भी बचे हुए आपके। एक तो कौन सा? ये तीसरा, यहां से लेकर यहां तक नीचे की ओर और ऊपर की ओर 3 नीचे बनेंगे, 3 ही ऊपर बनेंगे। और इसी प्रकार चौथा व्यास यहां से लेकर यहां तक है। जिस प्रकार मैंने ये 6 त्रिभुज ड्रॉ किए हैं उसी प्रकार 6 और 6 2 त्रिभुज और भी 2 बार और भी ड्रॉ होंगे। चौथा जैसे ही लेंगे तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर, यहाँ भी 3 ऊपर की ओर 3 ही नीचे की ओर बनेंगे। मतलब कुल देखेंगे तो अधिकतम संभव जो त्रिभुज होंगे, संभव समकोण त्रिभुज होंगे, उनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 चौगे 24 यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज किया था। वैसे मैं मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, श्रेणी है फिर भी इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। श्रेणी में काफी बच्चे हैं अटक गए, अच्छी श्रेणी थी। इस प्रकार की श्रेणी है वो मेरी करवाई हुई है आपको पहले से ही। यहाँ पर श्रेणी में क्या था? अंतर के भी अंतर पर आधारित थी, डिफरेंस पर आधारित श्रेणी थी। किस प्रकार से करते हैं आप इसको? जैसे आपको दे रखा, मान लो आपको दे रखा है 2 12 36 80 और 150। आगे क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 10 है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? 24। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? 44। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? 70 है। अब दोबारा डिफरेंस अगर आप लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस से आपको कोई ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा,
जैसे आप दोबारा डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 14 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 20 का, यहाँ डिफरेंस कितना है देखिए 26 का। अब आप अगर देखोगे तो 14 और 6 20, 20 और 6 26, मतलब डिफरेंस का भी डिफरेंस और उसका भी डिफरेंस ले हो तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये यहां से देखो तो 14 और 26, 20 और 6 26, तो 26 और 6 आगे कितने हो जाएंगे 32 जुड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो 70 में 32 जोड़ेंगे तो 102, और 150 में 102 जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको 252 प्राप्त होंगे, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। बात करें कोडिंग की तो आसानी था, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको केवल अभी मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद आगे जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको देखते हैं अपन। देखिए इस पेपर में इसके बाद आगे के क्वेश्चन सोल्व करें। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, शिक्षक, माँ और चिकित्सक, तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। आसान क्वेश्चन थे रीजनिंग के भी। देखिए 91 क्वेश्चन नंबर 91 अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं कह सकते आप इसको। इस प्रकार के क्वेश्चंस मिश्रण में आते हैं। देखिए आपको दे रखा है एक गृहिणी के पास 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। 1000 ml मिश्रण है, उस मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है 3:2। तो क्या इस 1000 लीटर मिश्रण को आप 3:2 में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपको दूध और पानी की अलग अलग मात्रा पता चल जाएगी। कुल मिश्रण कितना है 1000 अनुपातों में, कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण अनुपातों में 3 और 2 5, सॉरी 3 और 1 4, 3 और 1 4 है। अगर दूध की मात्रा निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे अपन, 3 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो 750 आ जाएगा। 750 ml तो यहाँ क्या होगा दूध, और बचा कितना 250 ml, वो क्या होगा पानी। पानी निकालने के लिए आप, सॉरी 3:1 है, 1 है यहाँ पर। पानी निकालने के लिए आप जैसे यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। 1000 मिलीलीटर को 3:1 में जैसे ही आपने डिवाइड किया तो दूध और पानी की मात्रा आपको पता चल गई। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दूध और पानी 3:2 वाले 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती है। एक गृहिणी जो है उसके पास पहले 1000 मिलीलीटर मिश्रण था, अब उसने क्या किया 250 मिलीलीटर मिश्रण और मिला दिया, और उसका जो रेशियो है वो क्या है, उसमें दूध और पानी का 3:2 है। अब इस 250 ml में 3:2 मतलब दूध और पानी कितना कितना है वो अपन बता सकते हैं। कुल मिश्रण 250, 3 और 2 अनुपातों में कुल मिश्रण 5, दूध की मात्रा निकालनी है तो 3 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से दूध की मात्रा कितनी आई 150 ml। 150 ml दूध और आ गया, तो दूध की मात्रा अब कितनी हो गई इसमें देखें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 800 900 ml हो जाएगी। और इधर देखोगे तो पानी की मात्रा निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे आप, यहाँ से 2 से, क्योंकि अनुपात 3:2 है, 2 से गुणा करेंगे तो 50 गुणा 2 मतलब 100 ml। 100 ml क्या हो गया इसमें पानी और हो गया, तो पानी की मात्रा कितनी होगी 350 ml हो गई। दूध की मात्रा अब 900 ml है, पानी की मात्रा अब 350 ml है। पहले 1000 विलियन था, 250 और मिला दिया, मतलब अब कुल विलियन कितना है 1250 ml है। कुल विलियन 1250 है, 1250 में से दूध और पानी की मात्रा 900 और 350 ग्राम है। अब आगे क्या किया इसने, तब वो इसे संयुक्त मिश्रण में से, इस पूरे के पूरे मिश्रण में से 250 मिलीलीटर का प्रयोग दही बनाने के लिए करती है। इस पूरे मिश्रण में से वो 250 ml निकाल लेती है। अब वो किसी भी पर्पज से काम में ले, वो उसका इश्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 250 मिलीलीटर मिश्रण इसमें से निकालना है, वो अब किस अनुपात में निकलेगा, मेन बात यहाँ पर ये है। यहाँ पर अब दूध और पानी का जो अनुपात है वो अनुपात क्या है, अगर आप देखोगे तो 900 दूध है और पानी कितना है 350, सरल करेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 18 और 5 से काटेंगे तो 7, 18:7। अब कुल विलियन में जो 1250 ml है उसमें दूध और पानी का अनुपात है वो 18:7 है। जब कुल मिश्रण में अब अनुपात 18:7 है तो उससे जितना भी आप मिश्रण निकालोगे वो इसी अनुपात में बाहर निकलेगा। इसने बताया है कि 250 ml बाहर निकाला विलियन 1250 में से, 250 बाहर निकाला तो 250 को आप इस अनुपात में
किस अनुपात में? 18:7 में बाहर निकालो। अनुपातों में कुल मिश्रण 18 और 7 कितना? 25। और जो निकालना है उससे गुणा करेंगे। निकालना क्या है? दूध निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 18 से। सरल करेंगे तो यहाँ पर दूध कितना निकलेगा? 250 ml में दूध निकलेगा 180 ml। 180 ml निकलेगा। दूध पहले था कितना? दूध कितना था कुल विलियन में? 900 ml। और 900 में से 180 ml अब निकल गया तो बचा कितना? 720 ml बचा। और यही आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा शेष बचे हुए मिश्रण में कितना शुद्ध दूध बचा, तो शुद्ध दूध कितना बचेगा? यहाँ पर 720 ml बचेगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 क्वेश्चन है, वो भी काफी बार सेंटर वगैरह के एग्जाम्स में, स्टेट लेवल के एग्जाम में तो कम आया है, लेकिन सेंटर लेवल की जो एग्जाम्स है उनमें ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 92, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक गृहिणी 1000 रुपए में 10.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो एक व्यक्ति खरीद सकता है, तो कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? यहाँ पर इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, चावल का प्रारंभिक मूल्य और चावल का नया मूल्य, कम होने के बाद नया मूल्य, दोनों ही मूल्य यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा गया यहाँ पर कौन सा मूल्य? कम होने के बाद जो नया मूल्य है वो पूछा गया। बेसिक से अभी आप इसको करना चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं, इसका सीधा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक मूल्य का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होता है? रुपए बटे में अंतर। अंतर कितने किलोग्राम का है वो, इंटू में वर्दी या कमी जो भी है। वर्दी है तो वर्दी लिखेंगे, कमी है तो कमी लिखेंगे, बट्टे में 100 माइनस, कमी है तो घटा देंगे और वर्दी है तो यहाँ जोड़ देंगे। ये प्रारंभिक मूल्य का तरीका है। प्रारंभिक मूल्य बराबर रुपए बट्टे में अंतर, जितने रुपए हैं, जितने किलोग्राम का अंतर है, इंटू में वर्दी या कमी जो भी है वो लिखेंगे, बट्टे में 100 माइनस, कमी है तो घटा देंगे, वर्दी है तो जोड़ देंगे। अब यहां से देखेंगे तो चावल के मूल्य में 21% की कमी हुई है। रुपए की बात करें तो कितने रुपए में? 1000 रुपए में। सबसे पहले रुपए हैं 1000 रुपए। अंतर कितने किलोग्राम का आया? 10.5 किलोग्राम का। 10.5 को आप लिखना चाहो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बट्टे में 10, सरल करेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे तो 21, 21 बटा 2, 21 बट्टे में 2, 2 पर चला जाएगा। इंटू में वर्दी या कमी, कमी कितनी है? 21 की, तो 21 ऊपर आ जाएगा। और बट्टे में क्या होगा? देखो बट्टे में 100 माइनस कमी, 100 में से कमी, कमी कितनी है? 21 की, 100 में से 21 घटाएंगे तो 79, 79 यहाँ पर आ जाएगा। ये तरीका किसका होगा? प्रारंभिक मूल्य का। इसको सरल करना चाहो आप सरल कर सकते हो, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। अब जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है? 1000 गुणा में 2 बटे में 79। ये कौन सा मूल्य है? प्रारंभिक मूल्य है। आपको प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा, आपको प्रति किलोग्राम कम होने के बाद जो नया मूल्य है वो पूछा है। और नया मूल्य क्या है? 21% की कमी होने के बाद आएगा। तो इस प्रारंभिक मूल्य में आप 21% की कमी करो। जब 10% की कमी करते हैं तो 90% निकालते हैं, 20 की कमी करते हैं तो 80% निकालते हैं। यहाँ 21 की कमी करेंगे तो 79% निकालेंगे। और जैसे आप 79% करोगे, 79 से 79 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, और 10 गुणा में 2 मतलब प्रारंभिक मूल्य जो होगा वो आपका कितना होगा? 20 रुपए प्रति किलोग्राम होगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, इसके जस्ट ही आगे दे रखा है। देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा था, थोड़ा सा चेंज इसमें भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इसको कंफ्यूज करने के हिसाब से काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। 1000 रुपए की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज है, वो 3600 रुपए है। पहले आप यहाँ से ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। आपको दे रखा है 8000 रुपए की धनराशि कोई है, मूलधन 8000 रुपए है, और उसका 3 वर्षों का ब्याज जो है वो है कितना? 3600 रुपए। 3 वर्षों का ब्याज 3600 रुपए है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? एक वर्ष का ब्याज होगा 1200 रुपए। और एक वर्ष का जो ब्याज होता है वो मूलधन पर जितने प्रतिशत होता है वो ब्याज की दर होती है। क्या होता है? एक वर्ष का ब्याज कितना है? 1200 रुपए। वो मूलधन पर, मूलधन कितना है? 8000। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको ब्याज की दर प्राप्त हो जाएगी। सरल करेंगे तो ब्याज की दर कितनी आएगी? यहाँ से 15%। ये आ गई ब्याज की दर। अब आगे क्वेश्चन क्या है? 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 3600 प्राप्त होते हैं। यदि समान ब्याज दर पर, मतलब ब्याज की दर उतनी है 15%,
समान ब्याज दर पर उसी राशि पर 8 माही, सबसे विशेष बात यहाँ पर है, अभी तक अपने तिमाही देखा था, छमाही देखा था, लेकिन इस बार क्या पूछा गया आपसे, 8 माही। यही सबसे बड़ा इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन का कारण था। अब इस बात को सरल, सबसे पहले अपन इस 8 माही को देखते हैं। चलो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज पर लगाया जाता है, तो 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज की गणना आपको करनी है। 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है। आपको दे रखा है मूलधन कितना है, 8,000 रुपए। ब्याज की दर आपने निकाल ली, कितनी है, 15%। समय आपको पता है कितना है, 2 वर्ष। आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर है, लेकिन यहाँ ब्याज की जो अवधि है वो कितना दे रखी है आपको, 8 माही दे रखी है। ब्याज की अवधि 8 माही है, तो उस हिसाब से दर और समय में क्या परिवर्तन होगा। जब ब्याज की अवधि 6 माही होती है तो 6 महीने साल में कितनी बार होते हैं। जब ब्याज की अवधि 6 माही होती है तो 6 महीने साल में 2 बार होते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं आप, 12 महीने में 6 माही है तो 6 का भाग देते हैं, 6 का भाग देने पर 2 आता है, मतलब दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुणा किया जाता है। इसी प्रकार ब्याज की अवधि अगर तिमाही हो तो आप क्या करते हैं, ब्याज की अवधि तिमाही हो तो पूरी साल में 12 महीने होते हैं, 3-3 महीनों से ब्याज आपको देना है, तो 12 में आप 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, मान 4 आता है, मतलब दर को आपको 4 से भाग और समय को आपको 4 से गुणा करना होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको करना है। क्या आपको ब्याज की अवधि क्या दे रखी है यहाँ पर, 8 माही, 8 महीने से ब्याज आपको देना है, तो 12 महीनों में 8 का भाग देंगे आप। 3 माही थे तो 3 का भाग दिया था, 6 माही था तो 6 का भाग दिया था, तो 8 माही है तो 8 का भाग देंगे। और 12 में जब 8 से आप भाग देंगे तो सरल करने पर 4 3 12, 4 दूनी 8, मतलब आप दर को 3/2 से भाग और समय को 3/2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो भी मान आता है, जो भी मान आता है उसी से तो आप गुणा करते हैं, भाग देते हैं। आपको यहाँ पर 12 महीने में 8 महीने से ब्याज देना है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर मान आया 3/2, मतलब दर को 3/2 से, मतलब दर को 3/2 से क्या करेंगे आप, भाग। दर कितनी है, 15%। 15% को आप 3/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। सरल करेंगे तो यहाँ से आपकी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। और समय, समय कितना है, 2 वर्ष, उसको आप 3/2 से जब गुणा करेंगे, 3/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब ये दर और ये समय आपका काम आएगा, ये दर और ये समय आएगा, और ये दर और ये समय अगर आप काम में लेते हो तो आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 10% है तो 10% का जो डेल्टा होता है वो कितना होता है, 11/10। मैं पहले समझा चुका हूँ इस बात को। समय 3 वर्ष है तो क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 बटे में 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ऊपर वाली राशि हमेशा मिश्रधन होती है, नीचे वाली राशि हमेशा मूलधन होती है। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर कितना है, 331, वो चक्रवर्ती ब्याज होता है। आपको पहले से दे रखा है मूलधन कितना है, 8,000। आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन 8,000 रुपए है, जबकि यहाँ पर मूलधन कितना है, 1,000 रुपए। तो 8,000 मान होगा, 1,000 का जो पूछा जाए उससे गुणा। पूछा कि आपसे ब्याज, ब्याज कितना है 331, 331 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 को 331 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2648। मतलब यहाँ पर जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा, 2648 होगा। नेक्स्ट आपके सामने कभी भी इस प्रकार का 8 माही दे, 2 माही दे या 5 माही दे, तो उस हिसाब से आप इस तरीके से, आप जो अभी मैंने आपको बताया था, इससे आप सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा चेंज किया इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 में क्या है, आपको दे रखा है एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 5, 12 और 13 इकाई हैं। एक आयत बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी चौड़ाई 10 है, तो आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है। एक त्रिभुज की भुजाएं जब 5, 12 और 13 इकाई हैं, त्रिभुज की जब भुजाएं 5, 12, 13 इकाई हैं, तो भुजाएं देखते हैं आप बता सकते हो कि इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के चेक कर सकते हैं। छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है क्या, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है या नहीं है, उसे चेक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा। आधार लंब कर्ण का कैसे पता चलेगा, छोटी जो भुजाएं होती हैं वो आधार और लंब होती हैं, बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर 13 कर्ण होगा, 5 और 12 जो है वो आधार और लंब होंगे।
पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आपको पता चल जाएगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही सीधा तरीका है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार और ऊंचाई को अपन गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो कितना होगा, 30 होगा, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या है, बराबर है, मतलब आयत का क्षेत्रफल अपने को पता चल गया कितना है, 30 है। आपको दे रखा है इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 10 है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल आपको पहले से पता है कितना, 30 है। सरल करेंगे तो लंबाई कितनी प्राप्त होगी, यहाँ से 3 हो जाएगी, त्रिभुज की लंबाई 3 हो जाएगी, तो आप इसका परिमाप भी बता सकते हो, और परिमाप क्या होगा, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 3 है, चौड़ाई 10 है, तो 10 और 3 13, 13 दूनी 26 इकाई मतलब यहाँ पर त्रिभुज का जो इस आयत का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 26 इकाई हो जाएगा। ये त्रिभुज काउंट करने का सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद गणित के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 96, काफी बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, बता सकते हैं आप आसानी से, किसी ने भी अगर मैथ्स थोड़ी सोल्व की है तो वो आसानी से बता सकता है। आरपीएससी लेवल पर, राजस्थान लेवल की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें भी काफी बार, और सेंटर में तो बहुत बार ये क्वेश्चन जा चुके हैं देखिए सीधा अपन इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, 100 प्रेक्षणों के माध्य की 49 गणना की गई। 100 जो भी प्रेक्षण थे उन 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना प्राप्त हुआ, 49 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, बाद में पता चला कि 40, 20 और 50 के रूप में लिए गए प्रेक्षण वास्तव में 60, 70 और 80 थे। बाद में ये पता चला कि 3 प्रेक्षण, कौन से 3 प्रेक्षण, 40, 20 और 50, ये जो 3 प्रेक्षण थे ये ले लिए, जबकि वास्तव में वो प्रेक्षण थे क्या, वो तीनों के तीनों प्रेक्षण थे 60, 70 और 80 थे, ले लिए, शामिल ये कर लिए, शामिल करना ये चाहिए था, गलती से ये शामिल कर लिए। सही करें, सही किया जाए तो सही माध्य क्या है, वो सही माध्य आपको ज्ञात करना है। आप देखो प्रेक्षण गलती से 1 भी गलत लिखा जा सकता है, 2 भी गलत लिखे जा सकते हैं, 3 भी गलत लिखे जा सकते हैं, 4 गलत हो सकते हैं, 5 भी गलत हो सकते हैं, कितने भी गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जो गलत किए गए माध्य थे उनको सभी को टोटल कर लो आप। तो यहाँ पर टोटल जब आप करेंगे तो गलती से सबका टोटल 110 है, मतलब गलती से सबको 110 लिख दिया, और सही करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखो 13 8 है 22, 210 हो जाएगा, 15 21 210, यहाँ 210 आपको प्राप्त होगा, मतलब सभी का गलती से 110 लिख दिया, लिखना था 210। सही करेंगे तो राशियों का योग बढ़ेगा, सही करेंगे तो राशियों का योग जब बढ़ेगा तो औसत भी बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो आप बता सकते हो। जब राशियों का योग कितना बढ़ेगा, देखो 210 में से 110 घटाएंगे तो राशियों का योग 100 बढ़ेगा, और जब राशियों का योग 100 बढ़ेगा तो राशियां कितनी हैं, राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देंगे तो यहां से औसत कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, और 1 बढ़ाएंगे तो जो सही औसत है वो 40 और 1 50 होगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दिया गया है। आसान क्वेश्चन कर सकते हो आप आसानी से इसको भी। आगे क्वेश्चन नंबर 98, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। 2 पासे हैं, एक पासे में 6 फलक होते हैं और 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं, इसी प्रकार दूसरे पासे में होगा। दोनों पासों को एक साथ फेंका गया तो उन पर जो अंक आए उनके अंकों का योग जो है वो अभाज्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अभाज्य संख्या आपको पता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3, उसके साथ 5, 7, 11, 13, उसके बाद देखें तो 17, 19, इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती हैं। अधिकतम बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कितनी आ सकती है, 11 आ सकती है, क्योंकि दोनों पासों पर 6 और 6 अंक होते हैं। अधिकतम बड़े से बड़े अंक तो उनका टोटल जो होता है वो 12 होता है, 12 तो भाज्य संख्या है, मतलब उससे कम देखें तो 11, यही उनके टोटल में आ सकती हैं संख्याएं। अब जब 2 पासों को फेंका है तो कब कब उनके अंकों का योग जो है ये होगा, वो स्थितियां आपको काउंट करनी है। कुल स्थितियों की बात करें अपन तो एक पासे पर कुल 6 फलक होते हैं, एक पासे पर जब 6 फलक होते हैं तो कुल संभव स्थितियां कितनी होंगी, 6 गुणा में 6, मतलब कुल संभव स्थितियां कितनी होंगी, 36 होंगी, तो बट्टे में तो 36 आना है। अब ऊपर अनुप्रयोग के जो मान है उनकी मान की संख्या क्या है वो देखते हैं अपन, जिनमें टोटल क्या हो रहा है
टोटल एक अभाज्य संख्या आपको प्राप्त हो रही है। देखो पहले पासे पर अगर मान लो एक आ जाए और दूसरे पासे पर भी अगर एक आ जाए तो दोनों का टोटल क्या होगा, एक और एक दो, अभाज्य संख्या आ गई। इसी प्रकार पहले पासे पर एक आए और दूसरे पासे पर अगर दो आ जाए तो भी टोटल कितना होगा, दो और एक तीन, वो भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर कितना आ जाए, तीन आए तो तीन आने पर तो योग चार होगा जो अभाज्य संख्या नहीं है। चार आ जाए तो यहाँ पर अंकों का योग पांच, अभाज्य संख्या आ गई। इसी प्रकार एक के साथ क्या आ जाए, चार के बाद पांच, पांच और एक छह, वो तो भाज्य संख्या हो जाएगी। और छह आ जाए तो एक और छह सात, अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार आपको सभी का देखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, दो को लें तो दो के साथ सबसे पहले एक को ले लें, दो और एक तीन, फिर दो के साथ दो नहीं ले सकते, दो के साथ तीन ले लें तो दो और तीन पांच, टोटल अभाज्य संख्या हो गई। फिर दो के साथ चार नहीं ले सकते, दो के साथ पांच ले सकते हैं, दो और पांच सात, अभाज्य संख्या हो गई। फिर दो के साथ छह नहीं ले सकते तो दो का भी इतना ही होगा। फिर स्टार्ट अपन करते हैं तीन को, तीन के साथ एक नहीं ले सकते क्योंकि तीन और एक चार हो जाएगा। तीन के साथ दो ले सकते हैं, तीन और दो पांच, अभाज्य संख्या। फिर तीन के साथ तीन भी नहीं ले सकते, तीन के साथ क्या ले सकते हैं अपन, चार ले सकते हैं, तो तीन और चार सात हो जाएगा, अभाज्य संख्या। फिर तीन के साथ अपन क्या ले सकते हैं, पांच नहीं ले सकते, छह भी नहीं ले सकते क्योंकि तीन और पांच आठ, भाज्य संख्या। और तीन और छह नौ, वो भी भाज्य संख्या हो जाएगी। बात करें अपन चार की तो चार के साथ अपन एक ले सकते हैं, अभाज्य संख्या हो जाएगी। चार के साथ अपन दो नहीं ले सकते, तीन ले सकते हैं। फिर चार के साथ अपन चार नहीं ले सकते, अपन पांच भी नहीं ले सकते और छह भी नहीं ले सकते, तो चार यहाँ पर और नहीं आएगा। फिर अपन इसके बाद अपन बढ़े तो पांच के साथ अपन क्या ले सकते हैं, एक, पांच और एक सॉरी छह, टोटल अभाज्य संख्या नहीं आएगा। पांच के साथ अपन फिर उसके बाद कितना ले सकते हैं, तो दो ले सकते हैं, पांच और दो सात हो जाएगा। फिर पांच के साथ अपन देखें तो दो के बाद तीन नहीं ले सकते, चार नहीं ले सकते, पांच भी नहीं ले सकते, छह ले सकते हैं अपन। और उसके बाद अपन देखोगे तो छह की बारी करें अपन तो छह के साथ अपन एक ले सकते हैं। फिर छह के साथ अपन देखें तो दो नहीं ले सकते, तीन नहीं ले सकते, चार भी नहीं ले सकते, अपन कितना ले सकते हैं, पांच ले सकते हैं। और छह के साथ छह लेंगे तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये सभी के सभी संभव परिणाम इस प्रकार के परिणाम हैं जहां पर अंकों का योग, दोनों पासों पर अंकों का योग जब अपन करते हैं तो वो आपको अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ऐसे कुल संभव परिणाम कितने हैं, तीन, तीन छह, तीन तीन नौ, तीन चौक 12 और तीन पंजो 15। तो यहाँ पर प्रायिकता जब आप निकालेंगे तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर क्या होगी, संभव परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं 15, और सभी संभव परिणाम कितने हैं अपन ने पहले से निकाल रखे हैं, कितने 36। सरल करेंगे, तीन से डिवाइड करेंगे तो 5/12 आपको प्राप्त होगा। ये यहाँ पर इसकी प्रायिकता होगी, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखी है, 5/12, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कुछ ज्यादा आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। आपको दिया गया पाई चार्ट विभिन्न खाद्य फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि क्षेत्रफल के वितरण को दर्शाता है। निम्न में से कुल क्षेत्रफल 50% से अधिक उपयोग में लेने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे जो चावल, गेहूं, अन्य फसलें, बाजरा जो भी दे रखे हैं उनका वितरण जो दे रखा है वो डिग्री के रूप में दे रखा है। और जब डिग्री के रूप में आपको दे रखा है तो आपको पता है टोटल जो पूरा का पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। और 360 डिग्री में से 50% से ज्यादा, 50%, 360 का 50% मतलब 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा जहां भी आप खाद्य फसलें होंगी, भूमि होगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। आपसे ही पूछा है कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक उपयोग में लेने वाले सही विकल्प का चयन आपको करना है। यहाँ पर आप देखो दो दो को, तीन तीन को, ऑप्शन में तीन तीन दे रखे हैं तो आपको इनको टोटल करके देखना पड़ेगा। अपन सीधा टोटल कर रहे हैं, चावल, मेरे हिसाब से यहाँ चावल, गेहूं और ज्वार होना चाहिए। चावल का कोण कितना है, 82 डिग्री। गेहूं का यहाँ पर कोण कितना है, देखो 72 डिग्री। और तीसरा बचा कौन सा, जवार। जवार की बात करें तो यहाँ पर कोण कितना है, 27 डिग्री। सरल करेंगे, 7 और 4 11, 1 और सरल करें 15 और 2 17 और 1 18। यहाँ पर कोण कितना बना, 181 डिग्री बन गया। आप इनको टोटल करके देखोगे तो 180 से ऊपर नहीं आएगा, यहाँ भी टोटल करोगे तो 180 ऊपर नहीं आएगा, और यहाँ भी टोटल 180 से ऊपर प्राप्त नहीं होगा। केवल इसी ऑप्शन में, केवल दूसरे ऑप्शन में तीनों का जो जोड़ है, तीनों के कोणों का योग है वो 180 से ऊपर है। इसका मतलब यही अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए
आगे अपन बढ़े तो इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन शायद इतने ही हैं, हो गए देखते हैं मुझे लग रहा है। हो गए सारे शायद, फिर भी देख लेते हैं कोई क्वेश्चन नीचे रह गया हो तो। नहीं और कोई क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हो गए मैथमेटिक्स के। सभी क्वेश्चंस में आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के थे। आपने देखा कि सभी के सभी क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चन थे। मैं ये नहीं कहता कोई क्वेश्चन बहुत लो लेवल का था, ठीक था। कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे भी थे, जैसे चक्रवर्ती ब्याज वाला था, मिश्रण वाला था, वो भी क्वेश्चन अच्छा था। जो 21% मूल्य कम करने के बाद 10.5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीदे जा सकते हैं 1,000 रुपए में, वो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका, जो उसको आप नया क्वेश्चन नहीं कर सकते। वर्त में जो 8 बिंदु थे वो भी क्वेश्चन अच्छा था। आपने देखा इसमें कुछ आपको नए नए प्रश्न देखने को मिले, जो कि आगे की जो एग्जाम्स होंगी उनमें भी आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को आप सभी सरल करें, सरल करने के बाद आप सॉल्यूशन को देखें और उसको समझने का प्रयास करें। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।